हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है, इट इज फॉर क्लास 11 द चैप्टर नेम इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स या फिर रोटेशनल मोशन में हम कहते हैं इस चैप्टर को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात चल रही थी। लास्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दो थ्योरम्स बताई थी, थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता चुका हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड मैंने निकाल भी दिया था आपके लिए। तो आज हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट है अबाउट एन एक्सिस, passing through center and perpendicular to plane. Perpendicular to plane of ring. क्लियर है भाई? तो इसमें आपके पास एक रिंग होगी। रिंग को हम इस तरह से बना, देखिए एक तो आपको ध्यान रखना है, जो रिंग आपकी रखी जाएगी अगर पूरा सर्कल बनाया है तो इसी के प्लेन में है, व्हाइट बोर्ड के। इस तरह से अगर हम सर्कल बनाते हैं पूरा, तो इसका मतलब जो है रिंग ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। और अगर हमने कुछ इस तरह की रिंग बनाई ओवल शेप की, लाइक दिस, इस तरह से कुछ, ठीक है भाई। तो जो रिंग है आपकी वो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ना होकर ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। मान लीजिए आपकी रिंग जो है वो इस तरह से रखी हुई है, लाइक दिस, ऐसे बाहर निकली हुई। ठीक है भाई, कैसे रखी हुई है? बाहर निकली हुई। अभी जो ये रखी हुई है इस तरह से, देखिए एग्जांपल के तौर पे ये देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे रखी है तो पूरा सर्कल बनता है आपका, और कुछ इस तरह से बनी हुई रिंग, इसका मतलब ये ऐसे रखी हुई है व्हाइट बोर्ड से। इसका जो प्लेन है वो व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है और एक्सिस इसके बीच में, सेंटर में से आर पार निकलेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये ऐसे घूम रहा है अपनी एक्सिस चारों तरफ, इस तरह से घूम रही है रिंग। क्लियर है? एक्सिस कैसी है इसकी? इसके सेंटर से पास होती हुई ये पेन हो गया एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, ये रिंग ले ली मैंने, तो इस तरह से रखी हुई है एक्सिस। तो आपकी मतलब ये आधी रिंग तो व्हाइट बोर्ड के अंदर है और आधी रिंग व्हाइट बोर्ड के बाहर है, और जो लाइन आएगी एक्सिस वो आ जाएगी आपकी व्हाइट बोर्ड पे। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम केवल पार्टिकल्स के लिए जानते हैं। तो यहां पर छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dx। भाई दूरी तो रेडियस के बराबर, यानी ये तो कंफर्म है ना। तो अगर इसका मास dm मान लेते हैं स्मॉल एलिमेंट का, तो पूरा मास अपॉन पूरी रिंग की लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ एलिमेंट। भाई इतना छोटा सा एलिमेंट आपने लिया है यहाँ पे, तो छोटे से एलिमेंट का जो मास आएगा पूरी रिंग का मास अपॉन पूरी रिंग की लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अच्छा, रिंग पर जो मास होता है वो केवल उसकी सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर पे बटा होता है, इस तरह सर्कमफेरेंस इसकी। ये रिंग टाइप है आपकी, डिस्क नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। ये बीच में कैसी है? बीच में हॉलो है। सारा मास जो है इसका वो केवल इसकी लेंथ पर है, उसको हम रिंग बोलेंगे। तो ये आपकी रिंग है, इसका सारा मास कहां पर है? केवल और केवल इसकी सर्कमफेरेंस पे बटा हुआ है, मतलब इसकी लेंथ पर बटा हुआ है। यहां पर तो हॉलो है बीच में। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब चूंकि हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो सीधे शेप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बता सके, किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए उस बॉडी को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मानते हैं और एक स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उसको पार्टिकल एज्यूम करते हुए। तो स्मॉल एलिमेंट को हम पार्टिकल मान लेंगे और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा mr²। फिर प्रॉपर लिमिट्स लगाकर हम कर लेंगे इंटीग्रेट, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx अबाउट गिवन एक्सिस, तो भैया वो तो di है,
स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो dm मास और मल्टीप्लाई उसकी डिस्टेंस, तो r ही आएगी। कोई सा भी एलिमेंट लोगे डिस्टेंस तो यहाँ से r ही आनी है उसकी। सर्कमफेरेंस एक्सिस से बराबर दूरी पर होता है हर पॉइंट उसका। यहां से आपके पास di तो आ गया m अपॉन में 2 पाई r मल्टीप्लाई dx और मल्टीप्लाई r स्क्वायर। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, है ना, अबाउट एक्सिस दे रखी है, उसी एक्सिस के अबाउट। रिंग के बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे, अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आंसर आएंगे। अब देखिए, जब अगर हम पूरी इसकी बात करें, पूरी रिंग की बात की जाए, तो जो उसकी लेंथ होगी भाई, dx को स्मॉल एलिमेंट माना है तो जीरो लेंथ होगी स्टार्टिंग में, dx बहुत स्मॉल है, इसके बाद dx dx होते हैं तो पूरी सर्कमफेरेंस आपकी आ जाएगी। dx आपने ये तो माना है, एक और dx dx होते हैं तो पूरी सर्कमफेरेंस, तो जीरो से लेकर 2 पाई r तक, जीरो से लेकर 2 पाई r तक लिमिट लग जाएगी, क्योंकि dx आप सर्कमफेरेंस तो मानोगे, एक dx की लेंथ तो लगभग जीरो होगी, सभी dx मिलकर पूरी रिंग बन जाएंगे, मतलब 2 पाई r लेंथ हो जाएगी। अब इसके बाद अगर इसको हम कर लेते हैं इंटीग्रेट, तो जीरो से लेकर 2 पाई r लिमिट हो गई, m अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाई r स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो गया dx। ये तो आ गया भाई आपके पास सब कुछ। आपका जो भी चीजें कांस्टेंट है वो आ जाएंगी बाहर, जो वेरिएबल है वो अंदर रह जाएंगे इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पर सभी चीजें कांस्टेंट है आपकी, तो सारी चीजें ऑलमोस्ट बाहर आ जाएंगी। तो जो बचेगा अंदर, देखिए क्या बचेगा, m अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाई r स्क्वायर, तो बाहर, अंदर बचेगा सिर्फ dx, 0 to 2 पाई। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m अपॉन 2 पाई r सर काट सकते हो, वरना मत काटो, यहां से कटने वाला है इसलिए नहीं काट रहा मैं। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 पाई r, तो ये आपके पास हो जाएगा m बाई 2 पाई r मल्टीप्लाई r स्क्वायर, लिमिट रखेंगे तो 2 पाई r माइनस 0, पहले x के प्लेस पे 2 पाई r, फिर x के प्लेस पे 0 पुट कर दोगे, आपका आंसर आ गया। तो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, mr स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। mr स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर। स्मॉल आर लिया हमने, रेडियस क्या मान रखी है आपने, स्मॉल आर, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख दोगे आप। आई क्या हो गया आपके पास, mr स्क्वायर, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, तो mr स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द एक्सिस, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट आया है। क्लियर है। अब बाकी जो हम निकालने वाले हैं, वो हम निकालने वाले हैं किससे, थ्योरम से। नंबर बी, about an axis about tangent perpendicular to plane of ring। हम टेंजेंट लेंगे इस बार, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी रिंग की। तो पहले हम रिंग बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है भाई। अब आपने एक एक्सिस ले ली इस जगह पर, जो टच करती हुई जा रही है रिंग को, इसके अबाउट ये रिंग रोटेट कर रही है। अब रिंग किस तरह से करेगी रोटेट, जरा देखो आप ध्यान से। मान लीजिए ये आपकी रिंग है, तो ये है एक्सिस, इसके अबाउट इस तरह से घूमेगी, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब हम डिराइव नहीं करेंगे, अब तो हम थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए इस थ्योरम को तो अभी आपने भाई, इस एक्सिस का तो अभी आपने निकाला ही था, है कि नहीं। ये जगह आपके पास आईसीएम, ये आई है जो निकालना है,
तो हम जानते हैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना जो ब्लैक वाली है, इसका नाम रख लो चाहे x1 x2 आप। तो I x1 x2 हो जाएगा ICM, पैरेलल थ्योरम लगा रहा हूं इसमें, दो एक्सिस है, दोनों पैरेलल हैं और एक सेंटर ऑफ मास से गुजर भी रही है, इनके बीच की डिस्टेंस तो r के बराबर ही होगी, है ना। तो पूरी रिंग का मास और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r है, तो उस पे स्क्वायर लगा दो। तो ICM तो अभी आपने निकाला ही था, कितना था, mr स्क्वायर था प्लस mr स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 2mr स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, 2mr स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। क्लियर होगी बात। ऐसे आप और बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो बाय द यूज ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है भाई, तो ये तो कुछ आइडिया था जो मैंने आपको बता दिया भाई किस तरह से आपको निकालने होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको निकालनी है, रिंग की निकाल दी मैंने, मैं डिस्क की निकालता हूँ, उसके बाद मैं थ्योरम का यूज करूंगा, एक टेबल बना दूंगा, उसमें सारे आपको जितने भी हैं सब लिखवा दूंगा, ऑलमोस्ट जितने भी आपके फिगर पॉसिबल होंगे मैं सारे लिखवा दूंगा टेबल में, तो आप ध्यान से देखते रहना। तो मेनली अब आप जो इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन पहले वो कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क करेंगे, इसके अबाउट an axis passing through center and perpendicular to plane of disc। भाई डिस्क का किस तरह से निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी देख लो आप। डिस्क वाले केस में क्या करेंगे, तो भाई हम डिस्क बना लेंगे इस बार। इस बार ये पूरी डिस्क का आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, और इसके अबाउट घूम रही है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब हम डिस्क को मिलकर बना हुआ मान सकते हैं कुछ स्मॉल स्ट्रिप्स। एलिमेंट्री स्ट्रिप्स कैसे आएंगी जरा देखो, आप क्या करोगे, एक्स दूरी पे जाओ, एक पतली सी यहां पर स्ट्रिप मान लो, एक्स दूरी पे जाकर dx थिकनेस की आपको एक स्ट्रिप माननी है। ये रिंग कैसे बनी मैं समझाता हूं आपको, रिंग किस तरह से बनी होगी ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर एलिमेंट्री जो आएगी वो आएगी स्ट्रिप्स, तो इस स्ट्रिप की थिकनेस को मैंने मान लिया dx। क्या मान लिया, dx, तो थिकनेस है स्ट्रिप की। अब क्या है देखिए, मान लीजिए इस तरह की स्ट्रिप ली, फिर एक और स्ट्रिप ली थिकनेस dx की, फिर एक और स्ट्रिप, फिर एक और स्ट्रिप, इनको आपस में कनेक्ट कर दो, अलग अलग रेडियस की, बढ़ते हुए रेडियस, पहले x की, फिर थोड़ा और बड़ी, फिर थोड़ा और बड़ी, तो आपकी पूरी डिस्क बनकर तैयार हो जाएगी। स्ट्रिप्स ले रहे हैं हम इस तरह की, जैसे मैंने दिखा रखा है यहाँ पर, पतली पतली, तो एक और स्ट्रिप लूंगा, एक और स्ट्रिप, पूरी डिस्क आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब जो ये छोटी सी पतली सी स्ट्रिप आ रही है आपके पास, ये जो स्ट्रिप है इट बिहेव्स एज एन एलिमेंट्री पार्टिकल फॉर डिस्क, और ये रिंग की तरह व्यवहार करेगी। भाई अंदर हॉलो है, अगर केवल स्ट्रिप की बात करो तो स्ट्रिप एक्ट्स लाइक अ रिंग, और रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, इसके अबाउट mr स्क्वायर आता है, तो वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे इसका मास, है ना, मास ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो मास आएगा देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर जो मास बटा होगा वो तो पूरे एरिया पे बटा होगा, क्योंकि डिस्क है ये क्या है भाई, डिस्क।
तो डिस्क का जो मास होता है, डिस्क की रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर, ये स्मॉल आर जो भी आपको माननी है अपने हिसाब से मान लो आप। स्मॉल आर मान ली मैंने, क्योंकि स्मॉल आर से मानी थी मैंने पीछे, तो स्मॉल आर से मान लेते हैं। जो डिस्क की रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर, और एक्स दूरी पे जाकर यानी एक्स रेडियस की आपने एक स्ट्रिप मानी है पतली, जिसकी थिकनेस क्या है, डीएक्स। अब इस स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालोगे? आपके पास मान लीजिए कोई स्ट्रिप है, मेरी बात ध्यान सुनना, कभी भी स्ट्रिप का आपको निकालना हो एरिया, एक्स रेडियस और डीएक्स थिकनेस की जो स्ट्रिप आती है उसका एरिया कैसे निकलता है? अगर इसको मैं यहां से कट करके सीधा खोल दूं तो ये रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगी। कैसे बन जाएगी भैया? एक तरह से रेक्टेंगल बन जाएगी आपके पास। क्योंकि थिकनेस बहुत कम है इसकी, हल्की सी तिरछी आएगी, बाहर वाली जो रेडियस होगी थोड़ी सी बड़ी ना, हल्की सी ऐसे आएगी। तो आपका ये बन रहा है लगभग लगभग ट्रेपेजियम, दो इसमें साइड पैरेलल है और दो तो तिरछी तिरछी है। लेकिन अगर इस एरिया को यहां से हम सीधे लाइन खींचे और यहां से भी सीधी लाइन खींचे, जो ट्रायंगल आपके बाद में बचेंगे वो ना के बराबर एरिया रखते हैं पूरे स्ट्रिप के कंपैरिजन में। तो हम इस पूरी स्ट्रिप को मान सकते हैं एज अ रेक्टेंगल, जिसकी थिकनेस क्या है, dx है, और इसकी सरकमफेरेंस किसके बराबर आएगी, 2 पाई x के। जो एरिया आएगा इसका वो क्या हो जाएगा, 2 पाई x dx। इसका एरिया क्या हो जाएगा, d हो जाएगा आपके पास 2 पाई x dx। तो पूरी रिंग का मास अपॉन पूरी रिंग का एरिया, जो कि पाई r स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्ट्रिप आ जाएगा 2 पाई x dx। ये आ गया मास ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। जब इसे कट करके हम एक्सपेंड करते हैं तो इस तरह की शेप आती है, जो कुछ आपको दिखती है ट्रेपेजियम टाइप की। उसमें क्या है, दो तो आपकी साइड पैरेलल है और ये तिरछी तिरछी साइड दिखती है। अगर इनको मैं सीधा मान देता हूं तो इतना इतना एरिया कट रहा है, जो ट्रायंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको बाहर, ये कट रहा है। लेकिन ट्रायंगल के एरिया को हम इग्नोर कर सकते हैं अगर हम कंपेयर करें पूरी स्ट्रिप के एरिया से। तो इसको हम मान सकते हैं एज अ रेक्टेंगल, जिसकी थिकनेस dx है और लेंथ क्या है उसकी 2 पाई x। तो लेंथ इनटू विड्थ होता है रेक्टेंगल के, एरिया का फॉर्मूला उसको लगा दिया, आंसर आ गया। अब नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप तो ऐसा पार्टिकल आप मान सकते हो, तो dm मल्टीप्लाई आर स्क्वायर आ जाएगा। उसके हर एक्स स्क्वायर, सॉरी आर नहीं, क्या आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर। अरे यार एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो इसकी रेडियस तो क्या भैया, एक्स ही तो है, तो रेडियस होगी एक्स, एक्स का स्क्वायर और मल्टीप्लाई इसका मास, तो मास तो इसका dm है ना। अगर हम केवल स्ट्रिप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं अबाउट द गिवन एक्सिस, ठीक है, तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, तो वो आ जाएगा आई, लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से लेकर स्मॉल आर, क्योंकि भैया जो एक्स, एक्स तो वेरिएबल है आपके पास, या वेरिएबल क्या आएगा, एक्स से तो वेरिएबल आएगा। आप ध्यान से देखो, एक्स को बड़ा करेंगे यहाँ तक, पहली स्टेप सेंटर पे लेंगे, लास्ट वाली स्टेप सर्कमफेरेंस पे, तो 0 से लेकर आर लिमिट लग जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा डी आई, तो 0 से लेकर आर, और डी आई में डीएम इंटू एक्स स्क्वायर था, डीएम की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, पाई से पाई आप कैंसिल कर देना। डीएम की वैल्यू पुट कर दी मैंने, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, तो 2m बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, और ये एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है भाई। अब इसमें बाहर निकाल लेते हैं जो भी चीजें कांस्टेंट है, तो m और r तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, 0 से लेकर r, ये हो गया आपके पास i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो यहां से आई क्या आ जाएगा, mr² जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपका ऐसे निकाल दिया। क्लियर है बात। तो इस तरह से और भी बहुत सारे डेरिवेशन बनते हैं कोन का और स्फीयर का। तो डेरिवेशन कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, आपको इस तरह से डिराइव करने हैं। तो मैं आप सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूं एक टेबल में, आपको याद कर लेना है, ठीक है भाई। तो ये डेरिवेशन तो बहुत सारे बने, कब तक डेरिवेशन हम करेंगे इस तरह से। एक आइडिया आपको लग गया होगा। आपको हमेशा क्या मानने पड़ते हैं, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट मानने पड़ते हैं उस शेप में, और फिर उस स्मॉल पार्ट का हम निकालते हैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको विद इंटीग्रेशन करते हैं विद प्रॉपर लिमिट्स, और आपका आंसर आ जाता है। अगर स्फीयर की बात करें तो स्फीयर अगर आपका मान लीजिए सॉलिड है, तो उसमें आप मान सकते हो स्फेरिकल सेल से मिलकर बना हुआ है स्मॉल स्मॉल। मान लीजिए आपके पास ये स्फीयर है और ये स्फीयर सॉलिड है, तो इसमें आप क्या करोगे, एक स्फेरिकल शेल ले लोगे, इसकी थिकनेस क्या मान लोगे, dx मान लोगे इस तरह से, और इस स्फेरिकल शेल का आप निकाल दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले आपको स्फेरिकल शेल का निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्फेरिकल शेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम उसमें मान लेते हैं, पता है क्या, स्ट्रिप्स माननी पड़ती है इसमें, इस तरह की ऐसे ऐसे, ये ठीक है। और फिर इसे हम कर लेते हैं, मान लीजिए डायमीटर के अबाउट निकालना है आपको, तो इस स्ट्रिप का निकालेंगे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हम पीछे रिंग मानते हुए इसको, फिर इसे कर लेंगे विद प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेट, तो आंसर आ जाएगा। तो होलो स्फीयर का आ जाएगा, होलो स्फीयर का आ जाएगा, तो आप सॉलिड स्फीयर का निकाल पाओगे, होलो स्फीयर उसमें इमेजिन कर लोगे बहुत सारे। तो इस तरह से आपको आइडिया लगाना है भाई कि किस किस तरह से हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इंटीग्रेशन, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। वैसे भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने पड़ेंगे सारे। चलिए भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक तरफ से लिख देते हैं सभी के, और आप उसको याद कर लेंगे। उससे पहले एक नोट मैं आपको बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान से सुननी और समझनी है। ये क्या है, नोट है आपका, इफ साइज ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड such a way that the mass distribution about axis of rotation remains same, then moment of inertia also remains same या remains unchanged, आप इस तरह से बोल सकते हो, remains unchanged। इसको एक और तरह से समझाता हूं, यानी बॉडी इज एक्सपेंडेड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया remains unchanged, remains unchanged, आपका अनचेंज रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा। क्लियर है भाई बात। चलिए इसके एग्जांपल देखो जरा आप ध्यान से। जैसे आपने अभी कहा था कि आपके पास मान लीजिए एक रिंग है, क्या है, रिंग। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस एक्सिस के अबाउट, वो हम जानते हैं कितना आता है भैया, mr², अगर इसकी रेडियस क्या रहेगी, r रहेगी, ठीक है। अब इस रिंग को हम एक्सपेंड करते हैं अलोंग द पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो मान लीजिए ये रिंग थी, अब रिंग को आपने इस तरह से बड़ा कर दिया, ऐसा इसको एक्सपेंड कर दिया, रिंग को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिलेंडर में। तो देखो आपकी जो रिंग है वो किस तरह से एक्सपेंड हुई है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, mr² ही रहेगा। ये लो, एक और एग्जांपल देखो नंबर सेकंड। मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है, क्या है, डिस्क है। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हम जानते हैं, डिस्क है आपके, ठीक है। इस तरह से डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो क्या आता है, mr²/2 आता है भाई। इसमें और लिख लेना यहाँ पे, mr²/2 आता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर बनाते हो, क्या बनाते हो, सॉलिड सिलेंडर, तो उसमें क्या है, डिस्क को बस आपने इस तरह से एक्सपेंड करा, डिस्क की थिकनेस है उसको आप बढ़ाते जा रहे हो। भाई डिस्क की थिकनेस मान लेते, तो डिस्क की थिकनेस को बढ़ा रहे हैं किसके अबाउट, पैरेलल। देखिए ये एक्सियल रोटेशन है, इसके पैरेलल तो वो एक्सपेंशन ऐसे नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए इस तरह से। तो अगर इस तरह से एक्सपेंशन होगा तो इसका, ये सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी भैया mr²/2 आएगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और भी आपके बहुत सारे एग्जांपल इसके बन सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई रॉड दे रखी है आपको, और फिर मैं आपको विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, और जो में एक तो डिराइव करना पड़ता है, बाकी सब हम फिर थ्योरम से निकाल लेते हैं, या फिर जो अपने पास इंपॉर्टेंट नोट्स है उनसे निकाल देते हैं। मान लीजिए आपके पास ये रॉड है, अब इस रॉड की जो लेंथ है वो मान लीजिए L है, यहां से एक एक्सिस पास हो रही थी। अब इस रॉड को मैं इस तरह से एक्सपेंड कर दूं, ऐसे इसके मास को इस तरह से बढ़ा दिया मैंने, और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका हम जानते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml²/12, है ना। तो अगर इसकी भी लेंथ अभी भी L है, जो भाई इसकी लेंथ है वो क्या है, L है अभी भी, ठीक है। तो एक्सपेंशन कैसे हुआ है भाई, ये थ्योरम एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, इसके पैरेलल मैंने इसको इंक्रीज कर दिया शेप को, तो अभी भी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो ml²/12 भी रहेगा, ml²/12 ही रहेगा। क्लियर है बात, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर होगी बात, ये भी इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने आपको बता दिया। आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अनचेंज रहती है अगर किसी शेप को हम इस तरह से एक्सपेंड करें कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल एक्सपेंशन आता हो, तो उसके परपेंडिकुलर नहीं आना चाहिए एक्सपेंशन, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। चलो तो अब टेबल बना लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल है इसमें मैं सारे लिख दूंगा, आपको याद कर लेने हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडीज। तो रॉड की तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, रॉड को दोबारा रिपीट नहीं करता, मैं रिंग से शुरू कर लेता हूं, ठीक है भाई। रॉड की तो मैंने सारी निकाल दी थी, रिंग से आप देखो। रिंग वाले केस में नंबर फर्स्ट जो रिंग है आपकी वो इस तरह से है, ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो एक्सिस है वो कैसी है, एक्सिस इज axis of rotation is passing through center and perpendicular to plane of ring। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आपका आता है mr², अगर इसकी रेडियस को मैं कैपिटल R मान लेता हूं तो।
और इसके पूरे को मास को मैं कैपिटल M मान लेता हूं। ये रिंग की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी रिंग की बात चलेंगी लगातार। और ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। और देखो कैसे निकलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है यानी कि इसी एक्सिस के अबाउट है। एक्सिस आपकी वही रहेगी जो मैंने आपको एक बार बता दी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ये रहेगा mr²। और रेडियस ऑफ गायरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस रूट के अंदर और मास ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हो आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो ले लो और पूरी बॉडी का मास ले लो, उस पर रूट लगा दो, रेशियो लगा लो। ये आपका आ जाएगा mr²/m, तो सीधे सीधे आ जाएगा r के बराबर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है इस एक्सिस के अबाउट r के बराबर होती है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी होती है mr² के बराबर, ठीक है। रिंग की बात चलेगी। अब नंबर सेकंड बात कर लेते हैं इसी में। नंबर सेकंड में क्या, देखिए आपकी जो एक्सिस है वो कहां से पास कर दी मैंने, टेंजेंट इस तरह से, ये हो गया आपके पास एक्सिस, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। ये हो गई आपकी एक्सिस, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं इसको सॉल्व किस तरह से करूंगा भाई, मैं तुरंत यहां से जो निकला था उसको मान लूंगा ICM और फिर इसका हमें निकालना है जो अपना I आएगा वो। तो I इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ये डिस्टेंस तो R ही रहेगी ना इनके बीच की। यहां पर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे, ICM प्लस पूरी रिंग का मास और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा 2mr², क्योंकि ICM तो mr² निकाला ही था आपने। यहां पर जो ICM है वो क्या है, mr²। तो ICM की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हम निकालते हैं तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो आपकी आएगी k इज इक्वल टू रूट I/m। तो यहां पर जो रूट है I है वो आपका 2mr² था, तो 2mr²/m सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा √2 × r। तो यहां पर जो रेडियस ऑफ गायरेशन आती है वो कितनी आती है, √2 × r। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ही आता है इस एक्सिस के अबाउट। रिंग में नंबर थर्ड लेते हैं, डायमीटर के अबाउट। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डायमीटर। तो फिगर बदल जाएगा इस बार। रिंग को आप व्हाइट बोर्ड पे बनाओगे इस बार, और डायमीटर आपका ये होता है, ये एक्सिस है आपकी डायमीटर। पिछली बार रिंग जो थी ना उसका प्लेन तो जो था व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर था, इस बार जो रिंग है वो व्हाइट बोर्ड में ही है, ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। तो इसमें हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अगर आपके पास मान लीजिए कोई रिंग है और वो रिंग इस तरह से रखी हुई है, तो एक एक्सिस आप यहां से गुजारते हो और एक यहां से, ये आपस में 90 बनाती हैं दो एक्सिस, और एक एक्सिस आप ले लो जेड एक्सिस, जो कि क्या रहेगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तीसरी वाली जो एक्सिस है उसको हम क्रॉस से बनाते हैं यहां पर इस तरह से। क्रॉस का मतलब होता है जेड एक्सिस। क्रॉस का मतलब क्या है यहां पर भाई, जेड एक्सिस। दो एक्सिस तो आपके हो गए डायमीटर दोनों। अब ये भी डायमीटर है तो ये हो जाएगा ID, डायमीटर है ये हो जाएगा आपके पास ID, और ये हो जाएगा आपकी सेंटर ऑफ जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है आपके पास जो ये है एक्सिस तीसरी वाली, और ये आपकी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ
पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। इसका मतलब यह है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। क्लियर है भाई? इस निशान का मतलब, तो आपके पास परपेंडिकुलर थ्योरम, एक तो हो गया एक्स आपकी इस तरह से जो मैंने रेड कलर से क्रॉस कर दी है बाहर निकलती हुई, एक ये और एक ये दोनों प्लेन में है, और तीसरी परपेंडिकुलर। हम जानते हैं तीसरी वाली जो आएगी है ना, आई क्रॉस इज इक्वल टू हो जाएगा आई डी प्लस आई डी। यार ये दोनों प्लेन में, इन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरी वाली की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम के बराबर आएगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इसका आप निकाल चुके हो, कितना आया था, एम आर स्क्वायर आया था, ये 2ID, तो यहां से ID कितना आ जाएगा, ID आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया आपका आंसर, डायमेट्रिक अलॉन्ग जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हम निकालते हैं यहां पर, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा रूट आई अपॉन में m। जिस एक्सिस के अबाउट निकाल दो उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा r बाई रूट 2। अब वैल्यू पुट कर लेना, बार बार पुट करके नहीं दिखा पाऊंगा बच्चों की तरह। तो आप देख लें, इसमें वैल्यू पुट करें और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ये कौन सी थ्योरम है भाई? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर थ्योरम जो एक्सिस है उससे हमने करा है सॉल्व। ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग और सेंटर से पास हो रहा है, तो हम जानते हैं हमारे स्क्वायर होता है, पीछे हम निकाल चुके हैं। तो ये हो गया तीसरा। अब रिंग की बात कर लेते हैं चौथे की, रिंग में ही हम चौथे की बात कर लेते हैं। फोर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टेंजेंट एंड पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग। अब क्या आ जाएगा आंसर? इस तरह से ये, ठीक है। यहां पर हम फिर से लगा देंगे पैरेलल थ्योरम बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, डायमीटर के लॉन्ग तो आप निकाल ही चुके हो, टेंजेंट के लॉन्ग आपको चाहिए। अब चूंकि सेंटर से पास हो रही है, दोनों पैरेलल भी हैं, इसको तो आईसीएम मान लोगे। आईडी को आप, आईडी क्या हो जाएगा आपका आईसीएम, और आई आपको निकालना है। आइडिया भी आपने निकाला था हमारे स्क्वायर बाई 2। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन जो यहां पर आएगा के रूट आई बाई एम करेंगे, एम से एम कट जाएगा, रूट 3 बाई 2 और इंटू आर आ जाएगा। ये लीजिए, रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपका निकल आया। तो रिंग की हो गई बात। ऐसे ही आप बात कर लोगे डिस्क की। किसकी? डिस्क की। तो मैं फिगर बना दूंगा, आप समझ जाओगे कौन सी एक्सिस की बात हो रही है। फिगर से देखो आप सीधे भाई, मैं वहां पे लिखूंगा नहीं ये कैसी है जो एक्सिस है। अब मैं सभी के लिख देता हूं, आप इन्हें एज इट इज लर्न कर लोगे। नंबर फर्स्ट, आपकी जो डिस्क है वो इस तरह से रखी हुई है।
ठीक है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है आपका mr²/2 और रेडियस ऑफ गायरेशन जो आती है वो आती है r/√2। ठीक है, डिस्क है नंबर फर्स्ट केस। नंबर सेकंड केस में देखिए, डिस्क में ये ऐसी एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आइए आपका आ जाएगा भाई, इसके अबाउट आपको पता है, इसके अबाउट निकालने के लिए आप पैरेलल थ्योरम यूज कर लो। यहां से एक और एक्सिस मान लो, उसको आईसीएम मान लेना। तो आईसीएम आपको पता है mr²/2 आता है, तो mr²/2 और प्लस mr² हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 3mr²/2 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पर वो, और रेडियस ऑफ गायरेशन जो आएगी वो आ जाएगी √3/2 इंटू r। दो केस हो गए डिस्क के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे केस की। कैसे केस की? तीसरे केस की। अब डिस्क को आप प्लेन में बना दो। किसके प्लेन में? व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। ये है डिस्क और ये जो है आपका वो हो जाएगा डायमीटर। क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट, चाहे इस डायमीटर के अबाउट निकालो आप, चाहे इस डायमीटर के अबाउट, सेम ही आंसर आएगा। तो आईडी जो आता है वो होता है आपका mr²/4। कैसे? बाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। जो यहां से पास हो रही है एक्सिस, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, उसका आता है mr²/2 और इन दोनों का मिलकर उसके बराबर होगा। तो आईडी प्लस आईडी बराबर mr²/2। तो यहां से आईडी बराबर आ जाएगा mr²/4 और जो रेडियस ऑफ गायरेशन आएगी वो आ जाएगी r/2। ये तीसरा केस था। चौथा केस देखिए। टेंजेंट है वो भी इसके प्लेन में। ये टेंजेंट डायमीटर के पैरेलल। तो डायमीटर का आप निकाल चुके हो, mr²/4 और प्लस mr² हो जाएगा। तो mr², यहाँ पर पैरेलल थ्योरम एक्सिस यूज होगी। ये हो गया 5mr²/4। यहाँ पर जो क्या आएगा √5/2 इंटू r हो जाएगा। इसका रूट लेके m से डिवाइड कर दो, m हटा दो, बाकी जो है उसका रूट ले लो, निकल आएगा सीधे के। डिस्क हो गया इस तरह से। चलिए स्क्वायर प्लेट है मान लीजिए आपकी इस तरह से। तो अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर प्लेट की। स्क्वायर प्लेट का नंबर फर्स्ट केस है कुछ इस तरह से। ये मान लीजिए आपके पास स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। साइड आपकी ये भी ए है और ये भी आपकी साइड क्या है भैया? ए है। तो आपकी जो एक्सिस है वो इस तरह से इसी के प्लेन में है और सेंटर से गुजरती है, इसके अबाउट घूमेगा, ठीक है। यह मान लीजिए आपका इसके अबाउट घूम रहा है इस तरह से। दोनों का सेम ही आंसर आएगा। दोनों का क्या आएगा भाई? सेम आंसर आएगा। इसको मैं अलग से बना देता हूं ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो तो आपका आ जाएगा ma²/12। अरे भाई क्या आ जाएगा ये? ma²/12। ये फिगर आपका इस तरह से होता। आपकी ये ऐसे होती, मान लीजिए ये इस तरह से, इस तरह से होती है एक्सिस और ये घूम रहा होता, तब भी आंसर क्या था?
सेम आता। रेडियस ऑफ वायलेशन आती है यहाँ पर आपके पास a/12 का मतलब 4 3 12 2√3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ वायलेशन चाहे ऐसे होती चाहे ऐसे होती, आपका आंसर सेम ही आता। अब इसको मान लो रॉड को एक्सप्लेन किया गया, तो पहले एक रॉड ऐसी थी, इस तरह की रॉड थी, उसको आपने इस तरह से एक्सिस के पैरेलल बढ़ा दिया। यहाँ पर रॉड इस तरह की थी, इसको आपने एक्सिस के पैरेलल बढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर होगी बात? अब यहां से जो एक्सिस पास होंगी, देखिए वो भी आपस में 90 बनाती है। क्या बनाती है भाई? 90। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना और समझना, इसमें जितने भी इस तरह के फिगर होंगे सभी का आंसर यही आएगा। या फिर और एक और फिगर देखो आप, यहां पर आप कोई सी भी एक एक्सिस ले लो जो सेंटर से पास होगी, जो सेंटर से पास हो, ठीक है? अब इसका भी आंसर वही आएगा। ये जो आपके पास एक्सिस दे रखी है ना, इसके अबाउट घूमता है, अगर ये किसी के अबाउट घूमे, किसी के भी अबाउट घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास आंसर यही आएगा। यहां नोट में लिख रहा हूं, फॉर स्क्वायर एनी एक्सिस passing through center of mass and parallel to plane of square will remains same। कितनी? I इज इक्वल टू ma²/12 और जो रेडियस ऑफ वेरिएशन आ जाएगी वो आ जाएगी a इंटू 2√3। इस तरह से इसकी सब सेम ही आएंगी। इसके अलावा भी सुनिए, अगर फिगर आपका इस तरह से भी होता है, ये केवल स्क्वायर के लिए बता रहा हूं मैं, अगर आपका फिगर इस तरह से होता है कि ये सेंटर है, तो यहां से मान लीजिए कोई एक्सिस पास हो रही है इस तरह से, और इसके प्लेन में है, तो इसका भी आंसर यही आएगा, सेम आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी एक्सिस जो इसके प्लेन में और सेंटर से पास हो गई, तो स्क्वायर के लिए आंसर आपका वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। स्क्वायर वाले केस में ऐसे ही रहता है। ये जो लिखा है फॉर स्क्वायर एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू प्लेन ऑफ स्क्वायर विल रिमेन सेम, i इज इक्वल टू इतना और k इज इक्वल टू इतना। ठीक है? क्या चीज? i एंड k, i एंड k विल रिमेन सेम, जो लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, तो सारे फिगर बना लो, सेम हो गया स्क्वायर के लिए, अच्छी बात है। अब देखिए आगे नंबर सेकंड, देखिए स्क्वायर में क्या आएगा। अब एक आपको ऐसी एक्सिस लेनी है जिसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ मास से पास हो। इसके प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो उसको हम इस निशान से बना देंगे। इस निशान का मतलब है एक्सिस इज perpendicular to plane and passing through center of mass।
यहाँ पर आप लगा दोगे बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए इसका और इसका आपको पता है क्या आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं आपको सॉल्व, तो आपके पास मान लीजिए स्क्वायर है, तो इसका और इसका आंसर तो आपको पता है 90 बना रहे हैं आपस में। एक तीसरी एक्सिस जो लोगे आप, जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरेगी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, उसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर आएगा, है ना, इन दोनों के सम के बराबर। तो ma² प्लस ma² यहाँ पर a इसकी साइड है, यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा ma² प्लस ma², किसकी वजह से, बाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास ma²/6। अरे क्या आ जाएगा भाई, ये ma²/6 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगी बात। ये नंबर सेकेंड केस था आपका। अब नंबर थर्ड केस देख लेते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। नंबर थर्ड केस क्या, जरा आप ध्यान से देखो। नंबर थर्ड केस में मान लीजिए आपके पास ये स्क्वायर है, आपकी जो एक्सिस है वो यहां से पास हो रही है इस तरह से, इसके अबाउट घूम रहा है। इस क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर और किसी कॉर्नर से पास हो रही है। जो एक्सिस है आपकी वो क्या है, एक कॉर्नर से पास होती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई पैरेलल थ्योरम हम यहां पर सॉल्व करेंगे। इसका हमें पता है ma²/6, इसका हमें पता है, और रेड वाली का हमें निकालना है। इसका हम मान लेते हैं आई, तो इसका हो जाएगा भैया ICM, और ये जो डिस्टेंस आएगी दोनों के बीच की परपेंडिकुलर वो हो जाएगी a/√2। या देखो दो एक्सिस आपके पास इस तरह से लाइक दिस, इस एक्सिस का निकालना और इसका आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो I = क्या आ जाएगा, ICM प्लस मास, पूरे इसका पूरा मास कैपिटल M मान लिया मैंने, ठीक है। साइड इसकी A है और ये A है। यहाँ पर जो आएगा ICM प्लस ma²/2, या क्या पूरी होती है a√2, तो आधी जाएगी a/√2। ICM आपने निकाला था ma²/6 प्लस ma²/2, तो 4ma²/6 2/3 ma², और रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आप निकालते हो तो आ जाएगी √2/3 × a। ये लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम चल गया, रेडियस ऑफ गायरेशन भी मालूम चल गई भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम चल गया और रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपकी मालूम चल गई। क्लियर है बात। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था भाई, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था, जो मैंने आपको भी समझा दिया। एक और केस कर लेते हैं स्क्वायर प्लेट का ही, तो आपको और बात समझ में। स्क्वायर प्लेट का एक इंपॉर्टेंट बचा है, वो आप जरा ध्यान से देख लेना कैसे करना है उसको सॉल्व। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर प्लेट दी हो इस तरह से, और एक्सिस जो दे रखी है आपको वो कॉर्नर से पास होती है और थीटा का एंगल बनाते हुए गुजर रही है इस तरह से। इसके अबाउट ये घूम रहा है, इसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पता करनी है। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका। इसके पैरेलल तुरंत आप क्या करोगे भाई, आपको इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगल थीटा बन रहा है। आप तुरंत क्या करोगे, आप जो है इसी के पैरेलल एक ऐसी लाइन ले लोगे जो सेंटर ऑफ मास से पास होगी, जिसको हम बोलेंगे ICM। वो तो हम जानते हैं ma²/12 भी आना ICM। तो कोई भी लाइन हो जो सेंटर से पास हो जाए और प्लेन में हो स्क्वायर के, उसका ma²/12 आता है। अब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं, वही अपना आंसर हो जाएगा। ये मान लीजिए इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और जो रेड वाली लाइन है उसको हम जानते ही हैं क्या है वो, ये इस तरह से। ये आपकी मान लीजिए x है,
और ये होती है आपकी a/√2। ये क्या होती है भाई? a/√2। ये आपके पास जो होता है वो कितना होता है? 45। देखो भाई ये कितना होता है? 45 होता है ना। और ये 90 बना ही रहा है यहां से पूरा। तो दोनों पे 90 बनाएगी ना लाइन, ये जो ब्लैक वाली लाइन मैंने खींची दोनों पे 90 बना रही है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला तो 45 होता है इतना। ये है, ये कितना होता है? 45 डिग्री होता है ये वाला एंगल जो होता है आपके पास। है ना। तो ये एंगल जो बचेगा वो कितना बचेगा? ये वाला एंगल जो बचेगा। तो आपके पास एक ट्रायंगल आपको जिस तरह से दिखेगा, अब ध्यान से देखना और समझना इस बात को। ये 90 है, ये आपके पास a/√2 है, इसको आपने x माना है, ये एंगल आपको निकालना है। ये पूरा एंगल 90 है, इस ब्लैक और इस ब्लैक के बीच 90 का एंगल है, और वो दोनों मिलके हो रहे हैं 45 प्लस थीटा। अरे वो दोनों मिलके कितने हो रहे हैं भैया? 45 प्लस थीटा हो रहे हैं। यहाँ जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 90 माइनस 45 और माइनस थीटा। 90 माइनस 45 माइनस थीटा, तो 45 माइनस थीटा। भैया एंगल कितना आ जाएगा इसका? 45 माइनस थीटा डिग्री का एंगल आ जाएगा यहाँ पर। तो यहां से अगर आप x निकालते हो, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो cos 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन में a/√2। तो यहां से आपके पास आ जाएगा cos 45 माइनस थीटा a अपॉन में √2 इज इक्वल टू x। क्या आ जाएगा भैया? x। तो यहां से अगर हम देखें, इसका जो i आ जाएगा वो आ जाएगा ICM प्लस mx स्क्वायर, क्योंकि x इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच की, तो ICM तो हो गया ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाई 2 a/√2 के लिए, और वो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा। cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा। तो ये आपके पास हो गया एक तरह से फॉर्मूला। आप इसका यूज करके इजीली निकाल सकते हो जो भी आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए एंगल एग्जांपल के तौर पे 45 रहा होता, कितना रहा होता? 45 डिग्री रहा होता मान लीजिए एंगल आपके पास। क्लियर है? तो अपना आंसर क्या था? सीधे सीधे i ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाई 2 और cos 45 माइनस 45 cos स्क्वायर 0। तो आंसर होता सीधे ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाई 2। जो भी आपका आंसर आता वो हो जाता आंसर 7 ma स्क्वायर। ठीक है। रेडियस ऑफ वायलेशन को आप i से डिवाइड कर देना है, उनको आपका रेडियस ऑफ वायलेशन निकलेगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, तो बाकी जो बचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। आज मैंने रिंग, डिस्क और स्क्वायर प्लेट कर दी, तो बाकी बचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।